हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। करण का पेंट हाउस। करण अपने लिए किचन में नूडल्स उबाल रहा था जब नित्या नाइट सूट पहने किचन में आकर करण से बोली, रात को कुछ अच्छा खाकर सोना चाहिए। करण नित्या के बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है और मैं जो नूडल्स बना रहा हूँ मैदे का नहीं है, आटे का है। नित्या एक नज़र नूडल्स पर डालने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, तो मेरे लिए भी बना दो। करण नित्या के बात पर एक नज़र उसे घूरने के बाद बोला, तुम बहुत बड़ी कमजोर हो। नित्या करण की बात पर उसे साइड करते हुए, मैं बना देती हूँ। करण नित्या को साइड करते हुए बोला, जरूरत नहीं है, मैं पूरा बना चुका हूँ तो आखिरी तक भी बना लूँगा। जिसे देखकर नित्या थोड़े गुस्से से बोली, करण मैं सब कुछ नॉर्मल करना चाहती हूँ तो तुम क्यों नहीं चाहते। करण नित्या को गुस्सा होता हुआ देख व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, क्यों नित्या मित्तल, तुम्हें दर्द हो रहा है या गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें उल्टा जवाब दे रहा हूँ या फिर इग्नोर कर रहा हूँ। यही मुझ पर बीतती थी जब मैं तरसता था तुमसे बात करने के लिए, और अब तुम्हारी बारी है। नित्या करण की बात सुनकर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, आई फील क्यूलिटी करण, आई यू आर टू लेट। नित्या करण ने नित्या की आंखों को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे देखकर नित्या गैस ऑफ कर देती है तो करण घूर कर नित्या की तरफ देखता है, जिस पर नित्या उसके चेहरे को कसकर पकड़कर जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और अपने होठों पर किस करने लगती है। करण मजबूती से अपनी मुट्ठी बंद कर नित्या को खुद से दूर करने लगता है तो नित्या उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए रूंधी हुई आवाज़ में कहती है, सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज़, आगे से तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी। करण अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर नित्या की बातों को सुन रहा था। करण को चुप देखकर नित्या सिर उठाकर उसकी तरफ देख उसके चेहरे पर हाथ रख कर बोली, करण ने नित्या की आंसू भरी आंखों को घूरते हुए बोला, नित्या, कहा था ना तुमसे, जिस शिद्दत से तुम्हें चाह सकता हूँ उसी शिद्दत से मैं तुम्हें ठुकरा सकता हूँ। नित्या करण की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, करण तुम्हें जितना गुस्सा होना हो जाओ प्लीज़, बट प्लीज़ डोंट लीव मी। ये कहते हुए नित्या की आंखों के कोने से आंसू उसके गाल पर बह जाते हैं। करण नित्या की लाल आंखों और रोने की आवाज़ हो चुके लाल चेहरे को बिना किसी भाव के देख उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हो गया तुम्हारा नाटक, जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें मित्तल हाउस छोड़ दूंगा। इतना कहकर करण अपने नूडल्स बाउल में निकालने लगता है। नित्या सिसकते हुए उसकी तरफ देख एक और बाउल लाकर उसके सामने रखकर बोली, मुझे भी दो, भूख लगी है मुझे। करण तिरछी नज़र से नित्या की तरफ देखने के बाद उसके बाउल में भी नूडल डाल देता है तो मुस्कुरा देती है और अपने आंसू साफ करते हुए एक दूसरे के लिए गिलास में पानी निकालने लगती है। इधर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में सुधांशु अपनी शिफ्ट पूरी कर एयरपोर्ट से बाहर आता है। वहाँ पर ऑलरेडी कार आ चुकी थी। जिस तरफ सुधांशु जाने लगता है तो पीछे से आवाज़ आती है, कैप्टन। सुधांशु उस आवाज़ को सुनकर सिर घुमाकर देखता है तो उसकी एक कलीग आ रही थी, जिसे देख सुधांशु रुक कर बोला, यस मिस शांति जिसने सुधांशु के साथ ही ट्रेनिंग की थी, इधर उधर देखते हुए सुधांशु से बोली, तुम्हारी बेबी नज़र नहीं आ रही। सुधांशु शांति की बात पर एक आह भरते हुए बोला, शांति, ऑलरेडी रात के 12 बजने वाले हैं, तो क्या इस बारे में हम कल बात करें, और मेरी बीवी घर में होगी। शांति सुधांशु के बाद से मुंह बनाते हुए, वैसे तुम्हें बताना भूल गई, मेरी शादी पक्की हो गई है, मैं तुम्हें काट दूंगी, आना मत भूलना अपनी बीवी और बच्चे के साथ। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, शादी कब है तुम्हारी? 2 हफ्ते बाद, शांति ने जवाब दिया। जिसे सुन सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, मैं 2 हफ्ते में बच्चा पैदा नहीं कर सकता, कल मिलते हैं। इतना कहकर सुधांशु अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। वहीं शांति जाते हुए सुधांशु को देखकर खुद से बोली, 2 हफ्ते में बच्चा? इतना सोचते हुए शांति कंफ्यूजन में अपने लिए आई कार में बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर रीति का फार्म हाउस। प्रकृति पैकिंग कर रही थी और रीति को पता चल गया था कि मृत्युंजय वापस आ गया है, इसलिए उसका डीओ से मिलना भी कैंसिल हो गया था। ऋतिक वॉशरूम में था जब उसके फ़ोन पर टिंग की आवाज़ के साथ मैसेज आता है। प्रकृति जो कि बिस्तर पर ही सामान पैक कर रही थी, तिरछी नज़र से फ़ोन की तरफ देखती है तो एक बार फिर से ऋतिक के फ़ोन पर टिंग की आवाज़ के साथ एक और मैसेज आता है,
बार बार मैसेज टोन को सुनकर प्रकृति जाकर फ़ोन की तरफ देखती है तो उसमें ऊपर में ही एक मैसेज चमक रहा था, अपने पापा से इतनी नाराज़गी कि मिलना भी नहीं चाहती है। प्रकृति कन्फ्यूजन और हैरान भरी आंखों से नंबर की तरफ देखने लगती है जब उसे किसी की गर्म सांसें अपने कंधों पर महसूस होती है। प्रकृति सिर उठाकर देखती है तो ऋतिक प्रकृति के हाथ में पकड़े फ़ोन को घूर रहा था, जिसे देखते हुए प्रकृति कहने की कोशिश करते हुए बोली, वो यू आर स्पेइंग अराउंड में टिक काट। प्रकृति बात को बीच में ही कर रहा था जिसे सुनकर प्रकृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर, नो, तो मेरा फ़ोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ऋतिक ने प्रकृति के हाथ से अपने फ़ोन को लेते हुए पूछा, जिस पर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, मैं सामान पैक कर रही थी तब बार बार तुम्हारे फ़ोन का मैसेज टोन बज रहा था, बस इसलिए मैं उसे साइलेंट करना चाहती थी। जब कहते हुए प्रकृति चुप हो जाती है, जिसे देखकर ऋतिक फ़ोन को बिस्तर पर फेंक प्रकृति की तरफ देखते हुए कहता है, तब क्या? प्रकृति ऋतिक के बदले हुए तेवर को देख धीरे से बोली, जब तुम्हारे डैट्स इट, नोथिंग एल्स। और एक बात, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। ऋतिक ने प्रकृति की बात को बीच में काटकर कोल्ड आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर प्रकृति फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोली, लेकिन उसमें लिखा था कि फॉरगेट हिम। की फ़ोन में क्या लिखा था? कोई भी बकवास नंबर से मैसेज करता रहता है। ऋतिक ने फिर से प्रकृति की बात को बीच में काट कर कहा, जिस पर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। ऋतिक अपना सिर हिला उसके सूटकेस को बंद करते हुए बोला, ऑलरेडी रात हो चुकी है, सो लिव योर वर्क एंड स्लीप क्यूटली। बाकी की पैकिंग कल सुबह कर लेना। प्रकृति ऋतिक के पास मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो हेल्प भी नहीं करते तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए सामान पैक करने में? ऋतिक ने पूछा, जिसके जवाब में प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतना कहकर प्रकृति ऋतिक के घूरते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। ऋतिक जाते हुए प्रकृति को देखकर एक आह भरते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और कमरे से बाहर चला जाता है। ऋतिक जब नीचे आता है तो देखता है पूर्वी किचन में कॉफ़ी बना रही थी, जिसे देख ऋतिक उसे इग्नोर करके अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगता है। पूर्वी ऋतिक को देखकर अपने चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करते हुए ऋतिक से बोली, मैं बना देती हूँ। ऋतिक पूर्वी की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, थैंक्स, बट मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इतना कहकर ऋतिक पूर्वी से बिना कुछ और बात करे अपना कॉफ़ी बनाने लगता है। पूर्वी खुद को इग्नोर होता हुआ देखते फिर से बोली, राजस्थान में मज़ा आया? हम? ऋतिक ने बस जवाब दिए, जिसे सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने देखा रोनी और रानी के फ़ोन में आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था, नेक्स्ट टाइम किसी बर्फीले जगह पर जाना। ऑलरेडी मैं प्रकृति के साथ घूमकर आ चुका हूँ, मूड नहीं है, ऋतिक ने जवाब दिया। जिस पर पूर्वी ऋतिक से और कुछ कहते उससे पहले ऋतिक अपनी ब्लैक कॉफ़ी उठाकर पूर्वी से बोला, गुड नाइट। पूर्वी ऋतिक के बात पर खिसिया कर मुस्कुराते हुए गुड नाइट। ऋतिक अपना सिर हिलाकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पूर्वी जाते हुए ऋतिक को घूरने लगती है तो पीछे से रिवान आते हुए कहता है, घूर लो, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। पूर्वी रिवान की आवाज़ सुन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोली, तुम्हारी क्यों जल रही है? रिवान पूर्वी के सामने आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम जैसे चिमकंडी को देखकर मेरी जलेगी। शक्ल देखिए अपने आईने में, मेरी शक्ल जैसी भी हो, तुम्हारे तो बंदर के पिछवाड़े की जैसी है ना, इसलिए मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हो। पूर्वी ने रिवान को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर रिवान पूर्वी के जबड़े को कसकर पकड़ उसके चेहरे को अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, सुन छिछोरी, मेरी शक्ल चाहे बंदर के पिछवाड़े के जैसे हो चाहे कंगारू के पिछवाड़े के जैसे, तुम तो बिल्कुल उस चुड़ैल के जैसी हो जो खुद का घर तो जलती है लेकिन दूसरे के घर पर भी नज़र डालती है। पूर्वी रिवान को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, तमीज़ से रहो। रिवान पूर्वी को घूरते हुए, अगर तुम मुझसे इज्जत चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम कमा कर नहीं ला रहे हो मेरे लिए जो यहाँ पर मुझे चले जाने को कह रहे हो। जिस दिन तुम दोगे ना उस दिन तुम्हारी सुनूंगी। पूर्वी ने रिवान को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर रिवान पूर्वी को घूरते हुए बोला, अच्छा तो इनडायरेक्टली तुम मुझे अपना पति कह रही हो जो तुम्हारे खर्चा उठाएगा।
पूर्वी बड़ी आंखों से रिवान को घूरते हुए, क्या कहा तुमने? पति? तुम्हें स्पेलिंग भी पता है पति का? रिवान अपना सिर हिलाते हुए, अच्छे से पता है पति। और हस्बैंड का पूछेगी, उसका भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम जैसे गंवार लोगों को नहीं पता। तो सुनो। हस्बैंड समझी ना? पूर्वी रिवान की बात पर हंसने की एक्टिंग करते हुए बोली, हे, बंदर के पिछवाड़े शक्ल के काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो गद्दा। इतना कहकर पूर्वी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रिवान जाते हुए पूर्वी को देखकर मुंह बनाकर बोले, इसकी कमर में लचकन आ जाए, लूली लंगड़ी हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। इतना शराब देने के बाद रिवान अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह सारंग विला में मृत्युंजय की नींद किसी के अपने सीने पर मारने से खुलती है। जब मृत्युंजय आंखें खोलकर देखता है तो अव्यक्त उसके पेट पर चढ़ा उसके सीने को मार रहा था। मृत्युंजय अव्यक्त को अपने सीने पर देखकर उसे पकड़ अपने बगल में सुलाकर गले लगाते हुए बोला, अरे सो जा शैतान के नाना, नींद आ रही है मुझे। इतना कहकर मृत्युंजय फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अव्यक्त मृत्युंजय के गाल पर मारते हुए बोला, ना 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 ना। मृत्युंजय अपनी आंखें खोल अव्यक्त घूरते हुए बोला, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। महक वॉशरूम के बाहर आते हुए बोली, ये कौन सी नींद है जो सुबह के 7 बजे भी नहीं जा रही है? ऐसे तो 6 बजे उठ जाते हो आप। मृत्युंजय सिर उठाकर महक की तरफ देखता है और उठकर बैठते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हारी बाहों में बहुत अच्छी नींद आती है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शिवांश को रेडी होने के लिए कहने जा रही हूँ, तब तक आप दोनों पिता सुपुत्र जाकर स्नान कर लीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर अपने होठों पर पाउडर बनाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग किसी नहीं मिलेगी मुझे? महक मृत्युंजय की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखने के बाद उसके पास उसके गाल पर किस कर लेती है तो अव्यक्त मृत्युंजय की गोद में कूदते हुए कहता है, मम्मा। महक अव्यक्त कूदने पर उसके माथे पर चूमते हुए बोली, मम्मा की तरफ से तुम्हें भी गुड मॉर्निंग किस। जिसे देखकर मृत्युंजय महक के बालों में हाथ डाल उसके होठों पर किस करके बोला, बच्चा नहीं हूँ मैं। इतना कहकर मृत्युंजय महक से दूर हो जाता है। महक घूरकर उसकी तरफ देखने के बाद अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोली, अभी आप अपने पापा की तरफ बिल्कुल मत बनना। मृत्युंजय महक की बात सुनकर अव्यक्त को लेकर बिस्तर से उतरते हुए बोला, क्यों, मुझ में क्या बुराई है? महक अपने बालों को क्लच से खोलते हुए बोले, आप बहुत ज़्यादा नखरीले हो। मृत्युंजय मुंह बनाकर महक की तरफ देखता है जब उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटाता है। मृत्युंजय दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, पक्का वो बनारसी औरत होगी जो सुबह सुबह दिमाग के ऐसी की तैसी कर देगी। महक घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय अव्यक्त को लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। महक जाकर दरवाज़ा खोलती है तो रचना निर्जला के साथ खड़ी हुई थी। उन दोनों को देखकर महक अंदर आते हुए बोली, माँ, चाची, आप दोनों इतनी सुबह यहाँ? रचना अपने हाथ में पकड़ा ताबीज़ महक के बाजू पर बांधते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बस ये ताबीज़ बांधने आई थी। महक एक नज़र ताबीज़ की तरफ देखने के बाद मुस्कुरा कर बोली, आपने यही ताबीज़ पिछले बार भी बांधी थी ना? रचना अपना सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल सही। अगर तुम उठ गई हो तो फ्रेश हो जाओ, नीचे पहली रसोई का काम चल रहा है। महक रचना की बात सुन 2 मिनट चुप रहकर बोली, माही की पहली रसोई? हाँ, कल रात को तुम डाइनिंग टेबल पर मिल चुकी हो। तो चलो, रचना ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। रचना अपना सिर हिलाती है और निर्जला के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। महक क्लोजेट की तरफ जाने लगती है जब उसे बाथरूम से गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। हम आ गए तेरी पनाह में, हमें रखना सीखे, हमने एक राह पर चलना, अभी तुम भी गाओ। महक कमरे से मृत्युंजय की बात पर, अभी वो इतना छोटा है कि गाना नहीं गा सकता, मुश्किल से तो एक शब्द बोलता है। जिसे सुनकर मृत्युंजय थोड़ा नाराज़गी जता, महक, हमारे क्वालिटी टाइम पर तुम डिस्टर्ब कर रही हो, चलो जल्दी से रेडी होकर जाओ। महक अपना सिर हिला देती है और क्लोजेट की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।